अंग्रेज और बंगाल का सेकंड लेक्चर आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लासी की लड़ाई तक। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, और उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का पतन हो जाता है। ये बात हमने आपको बता दी थी। उसके आगे आज हम लोग क्लास को पढ़ेंगे। तो युद्ध के बाद क्या होता है? युद्ध के बाद प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब। तो ये अंग्रेज इसे बंगाल का नवाब घोषित करते हैं। इसका मतलब है अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध के बाद क्या क्या फायदा हुआ, ये समझते हैं। पहला, तो अंग्रेजों को यहां से क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों को लाभ प्लासी की लड़ाई के बाद। ठीक, पहला प्रॉफिट हुआ, ये किंग मेकर बन गए। किंग मेकर तो भारत में आए थे ये व्यापार करने, और भारत में बन गए ये किंग मेकर। मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व होने लगे, यानी इनका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होना शुरू हुआ। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने लगा, यानी इनको ये पॉलिटिकल बेनिफिट यहां से मिल रहा है। दूसरा दूसरा जो मीर जाफर है ना, ये इसे चूंकि बंगाल का नवाब बनाया गया, तो इसे अंग्रेजों का एहसान चुकाने के लिए ये उन्हें बहुत सारे गिफ्ट बांटता है। अर्थात बंगाल का खजाना ये अंग्रेजों के लिए खोल देता है। यानी बंगाल का खजाना अंग्रेजों के लिए खुल जाता है। प्लासी की लड़ाई के बाद। तो प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को यहाँ पर दो लाभ होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लासी की लड़ाई के अगर हम पहले की बात करें, तो अंग्रेज जब भारत से व्यापार करते थे, तो जब भारतीय वस्तुएं वो खरीद कर ले जाते थे, मसाले वगैरह, तो उसके बदले में वो हमें क्या देते थे? सोना और चांदी। यानी अपने देश से सोना और चांदी लेकर आते थे और हमें वो देते थे। तो हमें ये प्रॉफिट होता था। मसाले तो हमने बेच दिए, लेकिन उसके बदले में हमें सोना चांदी मिल गया। लेकिन अब क्या हुआ? वो बंगाल के खजाने से सोना चांदी लेते हैं और भारतीय वस्तुओं को खरीदते हैं, और इसके बाद वो ब्रिटेन भेज देते हैं। तो क्या अब प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को अपने देश से धन लाने की जरूरत है क्या व्यापार के लिए? नहीं। तो अब यहीं से भारत की लूट शुरू हो जाती है, और जहां से भारत की लूट शुरू होती है उसी को कहते हैं अब ये उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। तो जो कॉलोनियल जो विचारधारा है अंग्रेजों की, वो यहाँ से हमें स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाती है, और भारत की लूट यहाँ से शुरू होती है। इसीलिए जो इतिहासकार हैं, स्पेशली यदुनाथ सरकार, है ना, एक हिस्टोरियन हुए हैं यदुनाथ सरकार। इन्होंने कहा है कि प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जहां से परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल जाती हैं, और अंग्रेज भारत की राजनीति में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और भारत की लूट यहां से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए यदुनाथ सरकार ने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में मध्यकाल की समाप्ति हो जाती है और आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे इतिहासकार, और उनमें स्पेशली यदुनाथ सरकार, वो क्या कहते हैं? भारत में आधुनिक युग की शुरुआत प्लासी की लड़ाई के बाद होती है। दूसरा, एक और इतिहासकार है के एम पडिक्कर। के एम पडिक्कर, उनका टिप्पणी आप देखिएगा। के एम पडिक्कर ये एक हिस्टोरियन है। ये कहते हैं कि
प्लासी का युद्ध वास्तव में लड़ा ही नहीं गया। तो कहते हैं कि प्लासी का युद्ध एक प्रकार का मैच फिक्सिंग था। हालांकि इन्होंने मैच फिक्सिंग शब्द प्रयोग नहीं किया है। तो बैटल ऑफ प्लासी जस्ट लाइक मैच फिक्सिंग, ये कहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग के तरीके का ही था। मतलब इसमें जो मीर जाफर था वो, और जो बंगाल के धनी लोग थे जगत सेठ, वो क्या करते हैं, इसके साथ विश्वासघात करते हैं सिराजुद्दौला के साथ। यानी मीर जाफर और बंगाल के जो धनी लोग होते हैं जगत सेठ, वो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करते हैं। और सिराजुद्दौला एक निर्दोष मेमना था, और जो चालाक भेड़िया था क्लाइव, उसके सामने इन लोगों ने फेंक दिया, और वो चालाक भेड़िया क्लाइव इसे नोच के खा गया। तो के.एम. पडिक्कर कहते हैं प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं था, ये एक सौदा था। इस सौदे में मीर जाफर और बंगाल के धनी लोगों ने निर्दोष मेमना सिराजुद्दौला को चालाक भेड़िया क्लाइव के सामने फेंक दिया, जिसमें क्लाइव जो चालाक भेड़िया था और निर्दोष मेमना जो सिराजुद्दौला था उसको नोचकर खा गए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो कुछ इतिहासकारों के जो स्टेटमेंट हैं वो भी आपको याद रखने हैं कि प्लासी के युद्ध के बारे में किसने क्या क्या बोला। तो अंग्रेजों ने पहली बार फूट डालो और राज करो की नीति प्लासी के युद्ध में अपनाई, है ना। देखना, ध्यान से समझना। अंग्रेजों ने पहली बार डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो और राज करो की नीति को पहली बार अंग्रेजों ने यहां पर फॉलो किया था। कैसे? सिराजुद्दौला के गुट में फूट डाल दिया, है ना। सिराजुद्दौला का जो एक गुट है, मीर जाफर और धनी जो सेठ थे, उनको अपनी तरफ मिला लिया, और इसलिए सिराजुद्दौला कमजोर हो गया। तो ये क्या करते हैं, फूट डाल देते हैं और उसे कमजोर करके उसे खत्म कर देते हैं। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी का प्रयोग पहली बार आपको प्लासी की लड़ाई में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतनी बात, जो चीजें अभी हमने आपको समझाई है, आप लोग वॉइस सेटिंग में बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। हाँ, ये दोनों जो फायदे हैं ना, ये वाले अंग्रेजों को क्या प्रॉफिट हुए, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो कॉमर्शियल बेनिफिट हुआ और दूसरा इनको पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये जरूर आप याद रखिएगा। ये अगर मेंस में आप हिस्ट्री रखते हैं तो, या जीएस में मेंस में भी ये लिखने के लिए आता है, पीसीएस में, आईपीएससी में, तो वो यहाँ पर बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो एक एक चीज आप, एक एक पॉइंट आप क्लियर करिए। तो इतनी अच्छी क्लास आपको जो अभ्युदय पढ़ाया जा रहा है उसमें भी नहीं मिलती होगी। मिलती है क्या? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। वहां भी नहीं मिलेगी आपको। चलिए खैर, तो आगे बढ़ाते हैं। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। वॉइस चैटिंग बंद कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है, तो मीर जाफर के शासनकाल को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो बंगाल का नवाब मीर जाफर, तो मीर जाफर अभी तक सेनापति था, अब ये एज अ नवाब ऑफ बंगाल होगा। तो ये 1757 से बंगाल का नवाब पहले बनता है, और पहली दफे ये 1760 तक रहता है। तो 1757 से लेकर 1760 का इसका पहली दफे, 2 बार बनेगा ये, आगे देखेंगे। ठीक है, तो मीर जाफर का जो पहला शासन है बंगाल में, उसमें ये क्या करता है, तो ये नवाब बनने के बाद ये कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दे देता है। ठीक है, नवाब बनने के बाद, नवाब
बनने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दे देता है, जमींदारी दे देता है। ठीक है, अब ये 24 परगना क्या है? 24 परगना वहां का एक जिला, ठीक है, आज भी है। तो 24 परगने की यानी 24 परगना जो वहां का डिस्ट्रिक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, यानी 24 परगने की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ठीक है, दूसरा, ये अंग्रेजों को खूब सारा धन देता है, अंग्रेजों को खूब सारा धन देता है। तो इससे अंग्रेजों को फायदा होता है, व्यापार इसी से करने लगते हैं, बंगाल वाले धन से, और इसी धन का प्रयोग ये अपने प्रशासन में और सेना को मेंटेन करने में खर्च करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जब अंग्रेजों को ये खूब सारा धन देता है तो कहते हैं कि अंग्रेजों की लत पड़ जाती है धन प्राप्त करने की। तो अंग्रेज जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जितनी मर्जी है, ये बंगाल के खजाने में हाथ डालते हैं और उतना धन निकाल लेते हैं। कहने का मतलब ये है, कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में एक ऐसे सोने की खान हाथ में लग गई थी, जब चाहे जितना चाहे अपनी मर्जी से उतना धन ले सकते हैं। तो मीर जाफर ने इन्हें इतना धन दिया कि इनकी आदत खराब हो गई। लेकिन जब मीर जाफर की इनकम अब उतनी रही नहीं, तो खजाना एक दिन तो खाली हो जाएगा। तो जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने मजबूरी जाहिर की, है ना। क्या मजबूरी जाहिर की? कि अब मेरे पास इतना धन नहीं बचा है कि हम निर्बाध रूप से धन दे पाए। तो अंग्रेजों की चूंकि लत पड़ गई थी, तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप हमें धन नहीं दे सकते हैं तो आप नवाब भी नहीं रह सकते हैं। तो मीर जाफर ने धन की मजबूरी जाहिर की और अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। तो इसने सिंहासन छोड़ दिया, इसने त्यागपत्र दे दिया, इसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो धन की मजबूरी की वजह से, मजबूरी की वजह से सिंहासन छोड़ दिया, इसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो अब सिंहासन मीर कासिम को मिल जाएगा। तो कुछ इतिहासकार जब मीर जाफर के व्यक्तित्व पर स्टडी करते हैं तो उन्होंने मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा है। कहते हैं कि जो मीर जाफर था ये मुर्शिदाबाद में कर्नल क्लाइव का गीदड़ था, कर्नल क्लाइव का गीदड़ था। तो इसको क्या कहा जाता है? क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, कोई गदहा कहता है, चुप, मतलब तरह तरह की पदवी दी जाती है। क्लाइव का गीदड़, ठीक है, कहा जाता है। देखिए इसका पीडीएफ हमने डाल दिया है ऐप पर, जो आज हम क्लास पढ़ा रहे हैं इसका कंप्लीट पीडीएफ बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में डाल दिया है। आप लोग ऐप चेक नहीं करते हैं, ऐप चेक किया करिए, उसमें मैटर आता रहता है। गीदड़ कहा जाता है इसको, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद में ये कर्नल क्लाइव का गीदड़ होता है। तो ये था मीर जाफर का कार्यकाल, पहला कार्यकाल। अब देखते हैं मीर जाफर के बाद मीर कासिम आ जाता है। बहुत ध्यान से आप लोग अलर्ट होकर क्लास को समझिएगा। आप लोग कंफर्ट जोन में बैठकर पढ़ाई मत करिएगा। जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना टेबल चेयर पर बैठ के, वैसे बैठिएगा और बाकायदे नोट्स बनाइएगा, है ना। कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं मीर कासिम। मीर कासिम, तो मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, तो मीर कासिम का शासनकाल शुरू होता है। मीर कासिम का शासनकाल काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। 1760 से 63 एडी तक मीर कासिम रहता है। अब आप समझिएगा, देखिए मीर कासिम जाफर का दामाद था, बात सही है, लेकिन तो मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, लेकिन ये काफी योग्य था।
ये काफी योग्य था और ये कर्नल क्लाइव का गीदड़ नहीं बनना चाहता था। ये कर्नल क्लाइव का गीदड़ नहीं बनना चाहता था। ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा मैं इसको मैं करना भूल गया था। तो मीर कासिम काफी योग्य था। जब मैं बार-बार उसको काट रहा हूँ फिर भी कॉल करने में लगे हूँ। तो मीर कासिम काफी योग्य था। ठीक है, तो मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, पहला काम करता है। तो ये क्या करता है? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करता है। ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज्यादा हो जाता है, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए ये अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये अंग्रेजों को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, तो ये कर देता है अपनी राजधानी ट्रांसफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है कि बंगाल का वो कौन सा नवाब था जो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा काम ये क्या करता है? ये कुछ सैन्य सुधार करता है, अपनी सेना में सुधार करता है, मिलिट्री रिफॉर्म करता है, सैन्य सुधार करता है। तो मीर कासिम सेना में क्या सुधार करता है, इस चीज को समझना होगा। ये सेना में सुधार क्यों करता है? क्योंकि एक तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, तो इसलिए अंग्रेजों के हस्तक्षेप से ये राजधानी ही चेंज कर देता है। फिर ये अपनी सेना में सुधार करता है ताकि वो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। ठीक है, ये मीर जाफर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कर्नल क्लाइव का गीदड़ नहीं बनना चाहता है। ओके, ध्यान से एक बात आप समझने का प्रयास करिएगा। तो ये सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी करता है। तो पहला काम क्या करता है? सैनिकों की संख्या में वृद्धि करता है। सैनिकों की संख्या में वृद्धि करता है, ये सैनिकों की संख्या बढ़ा देता है, यानी सेना बढ़ा देता है। दूसरा काम करता है, यूरोपीय ढंग से इनको ट्रेंड करता है, इनको ट्रेनिंग यूरोपियन स्टाइल में देता है। यूरोपीय ढंग से सेना को प्रशिक्षित करता है, मतलब अगर यूरोपियों से हमें अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो उनकी सेना चूंकि यूरोपियन स्टाइल में है, तो हमें अपनी सेना भी उसी स्टाइल में ट्रेन करनी पड़ेगी, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है ना, उसे मुकाबला करना है तो उन्हीं के स्टाइल में हमें काम करना पड़ेगा, है ना। एक चीज। और तीसरा पॉइंट, ये सेना में गुरगिन खान नाम का एक आर्मेनियन पर्सन होता है, उसको उसके अंडर में सेना रखता है। तो ये गुरगिन खां एक आदमी है, ये आर्मेनिया का है, आर्मेनियन है। गुरगिन खां को के नियंत्रण में सेना रखता है। तो ये कभी पूछ सकता है गुरगिन खां, ठीक, ध्यान रखिएगा। तीसरा काम क्या करता है, ये अपनी सेना को काफी एडवांस करने के लिए ये मुंगेर में एक गन फैक्ट्री स्थापित करता है। ठीक है, तो ये मुंगेर में गन फैक्ट्री स्थापित करता है। मुंगेर में गन फैक्ट्री स्थापित करता है, एक बंदूक निर्माण का कारखाना लगा देता है मुंगेर में, ताकि अपनी सेना को ये बंदूकें उपलब्ध
करा सके। जब इसने इतना काम किया तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। क्या खड़े हो गए कि लगता है ये तो मीर जाफर से ज्यादा खतरनाक है। मीर जाफर तो काफी एक ऐसा मतलब कठपुतली टाइप था, और ये तो काफी कुछ कर रहा है, लगता है ये हमें मुकाबला देने वाला है। तो अंग्रेज इसके प्रति सशक्त मतलब क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, है ना। इस पर निगाह रखना शुरू कर देते हैं, इसको शक की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं मीर कासिम को। अब आप देखिएगा, इतना तो इसने काम कर लिया, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, मीर कासिम ने क्या क्या काम किया। ठीक, अब देखो, अब मैं इसको रब करता हूं। इसके अलावा और ये क्या क्या करता है, ये दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है। मीर कासिम का अगला स्टेप, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम। तो आपको ने बताया था कि अंग्रेज को जो फ्री पास मिला था फारूक शेर से, वो दुरुपयोग करते थे। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो खराब संबंध हुए थे, वो इसी वजह से हुए थे कि वो दस्तक के अधिकार का दुरुपयोग करते थे, और ये अभी भी कर रहे हैं, मान नहीं रहे। तो मीर कासिम एक दिमाग लगाता है कि ना तो हम खाएंगे और ना हम तुम्हें खाने देंगे। ठीक है, जैसा कि आज हमारी सरकार नारे लगाती है, ठीक है, तो ना हम तुम्हें खाने देंगे और ना ही हम खाएंगे। ये इसने कॉन्सेप्ट यहां पर लगा दिया। तो क्या करता है ये, आंतरिक व्यापारों में सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद कर देता है। आंतरिक व्यापार में समस्त प्रकार के शुल्क या टैक्स, इसको हम कहेंगे, शुल्क की वसूली बंद कर देता है, वसूली बंद कर देता है। अब आप कहेंगे सर इससे दस्तक के अधिकार का दुरुपयोग कैसे रुकेगा? बात तो यही है, समझने वाली बात है। अभी आप देखिए कि कैसे दस्तक के अधिकार का दुरुपयोग इससे, इस कदम से कैसे रोकेगा। अब आप समझना ध्यान से, अंग्रेजों को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, है ना, लेकिन जो आंतरिक व्यापार में जो भारतीय व्यापारी थे वो तो टैक्स देते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, अपना जो फ्री पास था वो भारतीय व्यापारियों को रेंट पे उठा देते थे, तो भारतीय व्यापारी भी टैक्स देने से बच जाते थे। तो जब मीर कासिम ने जब सारे आंतरिक शुल्क बंद ही कर दिए, तो अब भारतीय व्यापारी अंग्रेजों के फ्री पास को रेंट पे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो टैक्स फ्री उनका भी कर दिया गया। तो अब अंग्रेजों को लगा कि ये तो मेरा विशेषाधिकार था, ये तो टैक्स फ्री ट्रेड करने का विशेषाधिकार मेरा था, और ये तो भारतीय व्यापारियों को दे दिया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन है। ध्यान से समझना चीजों को। तो अंग्रेजों को लगा कि ये मेरे विशेषाधिकारों का उल्लंघन है, तो EIC को अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन लगा। मतलब ये सोचते, उल्लंघन क्या भाई, अब तो भारतीय व्यापारी इनका फ्री पास रेंट पे लेंगे नहीं, तो इनको तो इनकम हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान हो गई इस कदम से, तो विशेषाधिकारों का उल्लंघन समझा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसका क्या होगा भाई, इन सारे कदमों का परिणाम क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की निगाहें मीर कासिम के प्रति टेढ़ी हो जाएंगी। तो परिणाम क्या होगा? संघर्ष की शुरुआत। अब अंग्रेजों को लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि मीर कासिम सही आदमी नहीं, तो अब मीर कासिम को जबरदस्ती पद से हटा दिया जाए। तो इसे
क्या कर दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया। अपदस्थ करने का मतलब होता है जबरदस्ती पद से हटा देना, जबरदस्ती पद से हटा देना। तो जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर दिया, है ना। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जुलाई 1763 में, जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया। मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया, मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ करने का मतलब होता है जबरदस्ती पद से हटा देना। अब मीर कासिम तो कर्नल क्लाइव का गीदड़ तो है नहीं, तो अब मीर कासिम क्या करेगा, इसका बदला लेने का प्रयास करेगा, ठीक है। और बदला लेने का प्रयास करेगा तो ये बक्सर की लड़ाई की बैकग्राउंड का निर्माण यहां से होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बक्सर की लड़ाई की तरफ। तो उसके पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतनी चीजें क्लियर? यस सर, क्लियर है। बहुत अच्छे से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर, ओके क्लियर है। ओके ओके। एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कॉल वाला भी थी उसमें, तो कोई नहीं। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर मीर कासिम और ईआईसी के बीच संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। तो जानते हो, जब मीर कासिम को हटा दिया जाएगा नवाबी के पद से, तो मीर जाफर फिर आएगा दौड़ा दौड़ा और कहेगा कि देखो देखो, मीर कासिम आपको धन नहीं दे रहा था, हमें दोबारा नवाब बनाइए, हम फिर आपको धन उपलब्ध कराएंगे। तो मीर कासिम का बर्खास्त हुआ और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर पुनः नवाब, पुनः नवाब। और ये 1763 से कंटिन्यू करेगा, 1765 में इसकी अपनी मृत्यु तक ये बंगाल का नवाब बन जाएगा। तो पुनः नवाब, तो बंगाल का नवाब बन चुका है मीर जाफर, और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो जाएगा। तो इस संघर्ष के क्रम में एक पहला युद्ध होगा जिसको कहते हैं करवा का युद्ध। करवा का युद्ध ये होता है 1763 में, ठीक है। तो करवा की जो लड़ाई होती है, ये पूछा गया है पीसीएस में, ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। करवा की लड़ाई, तो ये जुलाई 1763 में होता है। तो ये किसके किसके बीच में होगा, मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज। तो अंग्रेजों की तरफ इस समय एडम्स नाम का एक सेनापति था, वो अंग्रेजों की सेना को लीड कर रहा था। तो इस लड़ाई का परिणाम होगा मीर कासिम की पराजय। मीर कासिम की पराजय। तो मीर कासिम वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन करवा। करवा का जो बैटल है उसमें मीर कासिम की पराजय हो जाती है। अब मीर कासिम को इतना तो एहसास हो जाता है कि हम लगता है अकेले अंग्रेजों से मोर्चा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये कोशिश करता है, ये कुछ एक गुट बनाने का प्रयास करेगा, है ना। तो ये एक गुट बनाकर अंग्रेजों से लड़ाई करने का प्रयास करेगा और मौका देखेगा। तो इसी क्रम में क्या होता है, मीर कासिम द्वारा एक त्रिगुट का निर्माण होता है। तो मीर कासिम द्वारा त्रिगुट का निर्माण, त्रिगुट का निर्माण, मीर कासिम द्वारा त्रिगुट का निर्माण। अब ये त्रिगुट में कौन 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 शामिल होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो त्रिगुट में ये जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। किसके पास जाता है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास, ठीक है। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और वहीं पर
इसकी मुलाकात मुगल बादशाह शाह आलम से भी होती है, तो शाह आलम भी मिल जाते हैं इनको वहीं, शाह आलम सेकंड। ये मुगल किंग हैं, मुगल बादशाह हैं, ठीक है। और ये अवध का नवाब शुजाउद्दौला है। अब ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जाता है और बात करता है कि देखिए, हम बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों ने हमें बंगाल के नवाबी से हटा दिया बेइज्जती के साथ, तो आज हमें हटाया है, कल तुम्हें भी हटा सकता है, इसलिए हम सबका कर्तव्य क्या है, हम लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा बनाते हैं। और फिर शाह आलम सेकंड के पास जाता है शहंशाह हिंदुस्तान, और इसके सामने बोलता है कि आपके साम्राज्य में हमें नवाबी से हटा दिया, कितनी इंसल्ट वाली बात है, इसलिए आप हमारा इस नेक काम में सहयोग करो। तो ये क्या करते हैं, ये बोल देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, है ना। तो मीर कासिम और दो लोग और, तो ये क्या बन गया, त्रिगुट। तो ट्रिपल अलायंस हो गया, ये तीन लोगों का गुट बना लिया इसने। तब मीर कासिम को लगा कि यार अब तो मैं अंग्रेजों से लड़ सकता हूं, क्योंकि अब तो मेरी बड़ी सेना है, मेरे दो सहयोगी और हैं, तो एकता में बल है। तो ये बड़ी सेना बना लेता है और ये कर देता है अंग्रेजों के ऊपर हमला, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होता है, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, इसलिए हम आपको इसी स्टाइल में बता रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये होता है 22 अक्टूबर 1764। अब एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कथन कारण में, यूपीएससी ने कथन कारण में पूछा है, यहां से बिल्कुल हम उसी स्टाइल में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, बक्सर की लड़ाई क्या होती अगर ये त्रिगुट नहीं बनता। त्रिगुट बना तभी मीर कासिम के अंदर हौसला आया और तभी वो बक्सर में जाकर भिड़ गया, ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई का ये एक तात्कालिक परिणाम है, मतलब तात्कालिक कारण है, या हम ये कह सकते हैं ये ट्रिपल अलायंस का तात्कालिक जो परिणाम है वो क्या है, बक्सर की लड़ाई। ध्यान रखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं बक्सर की लड़ाई को अलग से समझते हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये हुआ आपका 22 अक्टूबर 1764, भारतीय इतिहास की बहुत ही निर्णायक लड़ाइयों में से एक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होगा, मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला, पूरी कहानी यहां पर इतिहास की छिपी हुई है, ध्यान रखिएगा। शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम सेकेंड, ठीक है। और ये तो हो गया त्रिगुट वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेजों के बीच, ठीक, ये युद्ध होगा। अब इसमें जो अंग्रेजों का जो सेनापति होगा वो होता है हेक्टर मुनरो। तो यहां पर सेनापति कौन होता है, हेक्टर मुनरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा। अब तक अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि अब अंग्रेजों के सामने कोई टिकेगा नहीं। चूंकि आपको हमने बताया था, याद करो 1763 तक अंग्रेज काफी शक्तिशाली हो चुके थे। कोई टेक्स्ट मैसेज करके बताएगा 1763 में क्या हुआ था, जल्दी से। सत्रह सौ तिरसठ में क्या हुआ था, जल्दी से, हेलो जल्दी से। हाँ, एक मैसेज आया, देखते हैं, दो है। किंग ऑफ बंगाल बन चुके थे, संधि, पेरिस की संधि, एग्जैक्टली, ठीक है।
तो पेरिस की संधि हो चुकी थी 1763 में और फ्रांसीसियों को ये पराजित कर चुके थे। तो फ्रांसीसियों को पराजित कर चुके थे, इसलिए अंग्रेज काफी शक्तिशाली हो चुके थे। तो अब फ्रांसीसियों की तरफ से जो चैलेंज था वो खत्म हो चुका था। तो इसलिए अब अंग्रेज केवल एक मोर्चे पर फोकस करेंगे और इस त्रिगुट पर। इसलिए अंग्रेज काफी शक्तिशाली है, अब अंग्रेज को ये त्रिगुट भी मिलकर पराजित नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा त्रिगुट की पराजय, त्रिगुट की पराजय, त्रिगुट पराजित हो जाता है। अब आप देखिएगा कि ध्यान से देखिए 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने भारत के बादशाह को पराजित कर दिया, अवध के नवाब को पराजित कर दिया और मीर कासिम को भी पराजित कर दिया। इसका मतलब भारत की बड़ी बड़ी शक्तियों को इन्होंने पराजित कर दिया। तो बड़ी बड़ी पावर, भारत का जो सरकार है मुगल बादशाह वो पराजित हो गया। तो इसका मतलब है बड़ी बड़ी शक्तियां पराजित हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंग्रेजों को भारत में पराजित करने वाला कोई नहीं बचा। तो बक्सर की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसे कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों की बंगाल विजय कंप्लीट हो जाती है। तो प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों के बंगाल विजय का मार्ग प्रशस्त किया और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों के बंगाल विजय को कंप्लीट कर दिया। अब अंग्रेजों के हाथ में बंगाल हो चुका होगा। हालांकि भारत के बादशाह को भी पराजित कर चुके हैं, तो ये चाहे तो बादशाह को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बादशाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि अभी भारत में इनकी पूरी जड़ें नहीं जमी हैं, अभी तो बंगाल में पैर जमा पाए हैं। और ये इतने दूरदर्शी थे कि अगर मुगल बादशाह को हमने चैलेंज किया तो भारत की जनता विद्रोह कर देगी, और विद्रोह कर देगी तो हमारे पैर जमने से पहले ही उखड़ जाएंगे। इसलिए कभी मुगल बादशाह को कोई नुकसान अभी नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि मुगल बादशाह कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो चुका है। ठीक है, अब आप देखो, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इन कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर। अब देखिए, बक्सर की लड़ाई के समय, बक्सर की लड़ाई के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का या वो गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बंगाल का इस समय गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बंगाल का गवर्नर था इस समय वेंसीटार्ट। गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ट। क्योंकि प्लासी की लड़ाई के समय गवर्नर था क्लाइव, और क्लाइव प्लासी की लड़ाई के बाद चला गया था ब्रिटेन वापस, लेकिन वो दोबारा फिर आएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद क्लाइव 1765 में एक बार फिर से भारत आएगा। तो क्लाइव 2 बार गवर्नर बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ट था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बक्सर की लड़ाई के बाद क्या होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद आगे और बढ़ते हैं, 1764 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे अगले साल 1765 की। ठीक है, तो 1765 में देखो क्या होता है। भारतीय इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर 1765। 1765 में क्लाइव पुनः भारत आता है। ठीक है, क्लाइव का पुनः आगमन, क्लाइव का भारत पुनः आगमन, ये पुनः आता है भारत। और भारत जब आता है तो देखता है कि यार यहाँ की परिस्थितियां सब चेंज हो चुकी है ना। भारत का शहंशाह हिंदुस्तान जो है वो पराजित हो चुका है। अच्छा, बक्सर की लड़ाई के बाद मीर कासिम का क्या हुआ? मीर कासिम भाग जाता है बेचारा, 1770 तक संघर्ष करता रहता है, फिर मर जाता है। ठीक है, यानी बक्सर की लड़ाई के बाद मीर कासिम का कैरियर खत्म हो जाता है। ठीक है,
जब क्लाइव आता है लौट के, तो क्लाइव देखता है कि भारत में सब कुछ नजारा बदला हुआ है, ये सब हार चुके हैं, भारत की बड़ी बड़ी शक्तियां हार चुकी हैं। तो क्लाइव बड़ा चालाक पर्सन है, वो सोचता है कि जो लोग हार गए हैं उनके साथ संधि कर ली जाए अपनी शर्तों पर, क्योंकि जैसा हम कहेंगे, चूंकि ये लोग हार चुके हैं, जैसा हम कहेंगे वैसा ही ये संधि कर लेंगे। तो ये आता है और सबसे पहले इसका काम होता है हारी हुई शक्तियों को संधियों में बांध देना। तो यहाँ पर मीर कासिम का तो कैरियर चौपट हो गया। यहाँ पर दो शक्तियां आपको दिखेंगी त्रिगुट वाली, एक मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इन दोनों के साथ संधियां होंगी, कितनी? दो। तो दो संधियां होंगी और इसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है? दो। एक होती है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी होती है 16 अगस्त 1765 को। तो जो 12 अगस्त को ही वो पहले हुई तो इसको कहते हैं प्रथम संधि, और जो 16 को ही इसको कहते हैं सेकंड। ठीक, तो ये होती है शाह आलम सेकंड के साथ, पहली वाली, और ये होती है शुजाउद्दौला के साथ। करता कौन है? क्लाइव। ये होती है शुजाउद्दौला के साथ और करता कौन है? क्लाइव। तो दो संधियां होंगी। अब इन दो संधियों की हम यहाँ पर शर्तें देखेंगे। दो संधियों की हम यहाँ पर क्या देखेंगे? शर्तें देखेंगे कि क्या शर्तें थी। तो संधियां जो होती हैं ये इतिहास के टर्निंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि इतिहास की दिशा यहाँ से चेंज हो जाती है, इसलिए ये संधियां पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहली संधि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो बात कर लेते हैं इन दोनों संधियों की। ठीक, तो प्रथम संधि की बात करते हैं। इलाहाबाद की पहली संधि, क्या रही शर्तें? ठीक है, तो शर्त नंबर 1, शर्त ये थी कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से कहा कि बादशाह आप पेंशन लो, शासन का टेंशन छोड़ो और आराम से रहो। मतलब शासन करना करो बंद, यानी शासन का टेंशन छोड़ो, पेंशन लो और आराम से इलाहाबाद के किले में रहो, है ना। तो शाह आलम को पेंशन दे दिया अंग्रेजों ने, रिटायर कर दिया, है, रिटायर कर दिया, इसको पेंशन दे दिया, है ना। तो भी पेंशन दे दिया इसको, है ना। तो कहते कितने में काम तुम्हारा चल जाएगा यार, कितनी पेंशन चाहिए? तो कहते भाई ये 26 लाख वार्षिक। कितना चाहिए? 26 लाख वार्षिक। बहुत है, एक साल में 26 लाख आपको मिलेगा, बढ़िया आराम से चैन की जिंदगी जियो, शासन का टेंशन छोड़ दो। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी ने प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्जाम में कि वो कौन सा पहला मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त किया। तो वो कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो ये संधि किसके साथ हो रही? शाह आलम सेकंड और प्लस क्लाइव। किसके साथ हो रही है? शाह आलम सेकंड प्लस क्लाइव के साथ ये संधि हो रही। तो क्लाइव किसको पेंशन दे रहा है? शाह आलम सेकंड को। तो शाह आलम सेकंड बड़े आराम से, आवाज प्रॉब्लम क्यों है? आवाज तो मेरी आ ही रही है, चलिए थोड़ा तेज बोलते हैं। नेट इशू है हमारे में, हाँ हो सकता है कि नेट इशू हो, चुकी है हमारे यहाँ से तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, तो आप लोगों का नेट इशू हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मेरे यहाँ से तो सब सही है। तो शाह आलम सेकंड को पेंशन दे दिया। कितना दे दिया? 26 लाख रुपए। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी शर्त रखी शाह आलम सेकंड के सामने कि आप हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दो।
बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी। तो शाह आलम ने अंग्रेजों को यानी ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। अब ये दीवानी क्या होता है? ये दीवानी होता है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब है कि आज का मतलब 12 अगस्त 1765 से बंगाल बिहार उड़ीसा की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी लैंड है, वो सब अंग्रेजों की होगी। और ये इन्होंने किससे प्राप्त की? शाह आलम सेकंड से। अब शाह आलम सेकंड तो मुगल बादशाह है, और अगर ये उन्हें दीवानी दे देगा तो बंगाल का नवाब भी कुछ नहीं बोलेगा। तो ये क्या करते, चाहे तो वहां की प्रॉपर्टी को ये कैप्चर कर लें, लेकिन नहीं, ये लोग उस चीज को लीगल करते हैं, लीगली करते हैं, है ना। कि जब शाह आलम सेकंड यानी भारत का जो बादशाह है वही हमें दे रहा है, ये दे क्या खुशी में रहा है? नहीं, मजबूरी में, चूंकि हार चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर में इससे साइन करवा लेंगे। तो भारत की जो जनता है वो विरोध नहीं कर पाएगी। अगर विरोध करेगी तो ये क्या कहेंगे कि भाई आपके बादशाह ने हमको दिया है, हम क्या करें, आपके बादशाह ने हमसे खुश होकर दिया है हमें, ठीक है। तो ये कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो दीवानी प्रदान कर दी, यानी बंगाल बिहार उड़ीसा के जितनी भी लैंड है अब अंग्रेजों की हो गई। जैसे चाहे वैसे उसे यूज करें वहां की प्रॉपर्टी को। देखिए कितना दिमाग आप देखिए, ठीक है। ये तीसरी शर्त इसमें ये था, तीसरी शर्त ये था कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद अवध के नवाब से लेकर बादशाह को दे देने के लिए कहा। कहते कि जो अवध के अधिकार में है कड़ा और इलाहाबाद, वो हम अवध के नवाब से ले लेंगे, हम आपको दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि अभी अवध के नवाब से हम संधि करेंगे 16 अगस्त को, तो उनसे हम कड़ा और इलाहाबाद छीन लेंगे, हम आपको दे देंगे। इतनी शर्तें हैं। तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक लीगल मालिक हो जाती है, किसकी? प्रॉपर्टी की, ठीक है। और मुगल बादशाह को इलाहाबाद के किले में नजरबंद कर लिया जाता है, होम कस्टडी में रख दिया जाता है और उसे पेंशन दे दी जाती है। तो भारतीय जनता को लगता है कि हमारा जो बादशाह है इलाहाबाद के किले में अब वहां से शासन कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता को ये पता ही नहीं कि उसको नजरबंद कर लिया गया है, क्योंकि जनता की नजरों में तो उसे ऐसा नहीं दिखाएंगे, नहीं तो जनता विद्रोह कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलाहाबाद की पहली संधि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड पॉइंट, कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुई? शाह आलम सेकंड से। और पहला शासक भारत का जिसे अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये होम कस्टडी में रहेगा अभी। फिर होगा क्या कि कब तक होम कस्टडी में रहेगा? तो ये 1772 तक रहेगा। तो 1772 में एक मराठा सरदार होता है महादजी सिंधिया, वो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों की नजरबंदी से मुक्त कराता है और उसे फिर से दिल्ली की गद्दी पर बिठाता है। इसीलिए महादजी सिंधिया को किंग मेकर बोला जाता है। उसको भी मराठा सरदार था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे है कि शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों की होम कस्टडी से किसने मुक्त कराया, तो मराठा सरदार महादजी सिंधिया। क्या नाम था उसका? महादजी सिंधिया, ठीक है। आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
क्योंकि 5-7 मिनट लेट शुरू हुआ था तो उधर थोड़ा हम खींचेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इलाहाबाद की पहली संधि क्लियर। बताइए आप लोग, इलाहाबाद की पहली संधि क्लियर, यस और नॉट? सर क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर है। ओके ओके, आवाज आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं है अब? नो सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, अब हम दूसरी संधि देखते हैं कि दूसरी संधि में क्या हुआ। ठीक है, तो जल्दी से दूसरी संधि और फिर से हम लोग, आपका वॉइस सेटिंग बंद कर रहा हूँ। हाँ, तो आइए देखते हैं सेकंड, दूसरी संधि, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये हो गई 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, किसके साथ? अवध का नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के साथ ये संधि हुई। तो दोनों हारी हुई शक्तियों को ये संधि में बांध देंगे। अंग्रेजों की ये पॉलिसी होती है कि जो हार जाए उसको अपनी शर्तों पर संधि में उसको बांध दो। ठीक है, तो ये दूसरी संधि जो होगा इसकी शर्त देख लेते हैं। पहली शर्त, ये क्या कहते हैं अवध के नवाब से, कहते बेटा तुम मीर कासिम की तरफ से लड़ने आए थे, बहुत शौक था तुम्हें ना, तो तुम जो लड़ने आए थे तो हमारा उसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, उस लॉस की तुम भरपाई करोगे, कंपनसेशन दोगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध हर जाना। तो कहता भैया कितना हर जाना चाहिए? बोला 50 लाख चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। तो अवध से 50 लाख कंपनसेशन, युद्ध हर जाना ले लिया। ये संधि में शर्त रख दी कि 50 लाख रुपया तुम हमें दोगे क्षतिपूर्ति। ठीक है, और कहा कि जो कड़ा और इलाहाबाद है ना तुम्हारे पास, ये हमें लाओ। और हम, चूंकि वो वादा कर चुके थे, हम ये किससे देंगे? मुगल बादशाह को। तो अवध से कड़ा और इलाहाबाद छीन लिया। और छीन को छीन यहां से छीना और किसको पकड़ा दिया? शाह आलम सेकंड को। अपने यहां से कुछ नहीं लाएंगे। ठीक है, ये काम किया। तो दो शर्तें यहां पर आपने देखी। ठीक है, और इसने सुजाउद्दौला को अवध वापस कर दिया। कहता अवध ले जाओ अपना। सुजाउद्दौला को अवध वापस कर दिया। सुजाउद्दौला को अवध वापस कर दिया। चाहते तो ये अवध को अपने साम्राज्य में मिला लेते, लेकिन अभी मिलाएंगे नहीं। कौन मिलाएगा? आगे जब आएगा लॉर्ड डलहौजी 1856 में, वो आगे बात करेंगे। इन्होंने क्यों वापस कर दिया, उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। इन्होंने अवध को एक बफर स्टेट बना लिया। अवध को बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया। तो अवध को एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया। ये बफर स्टेट क्या है आगे हम आपको समझाएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं सीमावर्ती राज्य। ठीक है, तो ये काम इन्होंने ऐसा किया। ठीक, आगे अब इसी 1765 में ही मीर जाफर की डेथ हो जाएगी। समझना ध्यान से, मीर जाफर की मृत्यु। ठीक है, तो मीर जाफर की मृत्यु कब होती है? 1765 में। जब मीर जाफर की 1765 में डेथ हो जाती है तो ये मीर जाफर के लड़के नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाते हैं। तो अगला नवाब कौन होगा? नजमुद्दौला। दर्जा बना देते हैं, नजमुद्दौला बंगाल का नवाब। कब बना? 1765। अब यहां पर एक क्वेश्चन, ये बताओ
अंग्रेजों की बंगाल विजय हो चुकी 1764 में कंप्लीट हो गई, विजय पूर्ण हो जाती है। तो 1764 में बंगाल अंग्रेजों का हो जाता है। तो अंग्रेजों के बंगाल का पहला नवाब कौन है? नजमुद्दौला, यानी गुलाम बंगाल का पहला नवाब। ध्यान से समझना, गुलाम बंगाल का पहला नवाब, ठीक है, नजमुद्दौला। ठीक, अब नजमुद्दौला को ये बंगाल का नवाब तो बनाते हैं, लेकिन इससे एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या है? ठीक है, आइए समझते हैं। शर्त, ये अगर किसी को कुछ देते हैं तो उस पर शर्त लाद देते हैं। क्या शर्त रखते हैं? कहते हैं कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब तो बना देंगे, लेकिन बंगाल के निजामत का अधिकार हमें दे दो, है ना। तो बंगाल के निजामत के अधिकार के बदले नजमुद्दौला को नवाब बनाया। नजमुद्दौला को नवाब बनाया। अब आप कहेंगे सर जी निजामत क्या होता है ना। तो निजामत एक्चुअल में ये होता है सुरक्षा व्यवस्था का राइट। ठीक है, निजामत का मतलब क्या होता है? सुरक्षा व्यवस्था। इसका मतलब होता है सुरक्षा व्यवस्था। ये कहते हैं कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था, यानी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बंगाल की कैसे होगी, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। मतलब तुम्हें सुरक्षा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी का राइट इन्होंने ले लिया, किससे? शाह आलम सेकंड से, बंगाल बिहार उड़ीसा। देखिए, जब हम बंगाल बोले तो उस समय बंगाल में बिहार उड़ीसा भी शामिल है। और बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था का अधिकार इन्होंने नजमुद्दौला से ले लिया। तो नजमुद्दौला के पास क्या बचा? सिर्फ एक मुकुट लगा के बस बैठेगा ना, बंगाल की जनता देखेगी कि हमारा नवाब सलामत है। तो इसके पास कोई राइट ही नहीं है। तो ये सिर्फ देखने के लिए एक मुकुट लगा के नवाब है जनता की नजरों में, बाकी और ये कुछ नहीं। ठीक है, तो नजमुद्दौला से इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? निजामत का अधिकार, यानी सुरक्षा व्यवस्था का अधिकार। ठीक है, कहता है तुम चुपचाप बैठो उस पर सिंहासन पर मुकुट उकुट लगा के, जनता की नजरों में तुम सलामत रहो। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्लाइव क्या करेगा? बंगाल की प्रॉपर्टी क्लाइव की हो गई, मतलब EIC की हो गई। ठीक है, और वहां की निजामत भी ले ली इन्होंने। अब ये क्या करेंगे? देखो, एक चीज याद रखना कि ये प्रॉपर्टी क्यों मांगते हैं, दीवानी क्यों मांगते हैं। दीवानी मतलब प्रॉपर्टी राइट क्यों मांगते हैं? अगर वहां की प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी तो ये कहते हैं कि वहां से हमारी इनकम शुरू हो जाएगी, और जब इनकम शुरू हो जाएगी तो उस इनकम से हम व्यापार कर पाएंगे और सेना को मेंटेन कर पाएंगे और प्रशासन कर पाएंगे। तो ये ब्रिटेन से कुछ नहीं लाना चाहते हैं, यहीं की प्रॉपर्टी से कमाना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रॉपर्टी। अब क्या करेगा क्लाइव? ये यहाँ से जो प्रॉपर्टी इनको मिली वहां पर खेती बाड़ी करवाएगा, कृषि कार्य करवाएगा, और उस कृषि कार्य से रेवेन्यू की वसूली करेगा। क्या करेगा? रेवेन्यू की वसूली। तो क्लाइव बंगाल में शुरू करता है द्वैध शासन व्यवस्था। तो ये बंगाल में शुरू होगा द्वैध शासन व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। कौन शुरू करता है? क्लाइव। इसे क्लाइव शुरू करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइव के द्वारा इसे शुरू किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, इसको समझना है। ठीक है, इसको समझना है। देखो, होता क्या है कि यहां पर, अच्छा, इसका जो द्वैध शासन व्यवस्था है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? इसको माना जाता है लियो कर्टियस को। ये कौन है इसका फादर? लियो कर्टियस। ठीक है, इसने द्वैध शासन व्यवस्था को जन्म दिया था, और बंगाल में लागू किसने किया है? क्लाइव ने। ठीक है, तो क्लाइव इसका जन्मदाता नहीं है, ध्यान रखिएगा।
अब द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? दो शासक। इसका मतलब क्या हुआ? दो शासक, दो गवर्नमेंट। ठीक है, दो गवर्नमेंट कौन कौन सी? एक EIC और दूसरा बंगाल का नवाब। दूसरा कौन? नवाब। तो दो यहां शासन के दो पिलर, ठीक है, एक हो गया EIC और एक हो गया नवाब। तो EIC मतलब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे राइट तो अपने पास ले लिए हैं, वहां का दीवानी राइट भी ले लिया है, निजामत भी ले लिया है। तो अधिकार किसके पास है? इसके पास। तो अधिकार हो गए इसके पास, ठीक है, और इसके पास हो गई लाइबिलिटी, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। तो एक जो शासक है जिसके पास राइट नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी निभानी है, और एक शासक जिसके पास राइट तो है लेकिन कोई भी लाइबिलिटी को निभाएगा नहीं। इसका मतलब है कि अधिकार इसके पास है और काम इससे कराएगा, है ना। इससे मतलब भारतीय, ये भारतीय। तो ध्यान से समझना, ये बंगाल की जो द्वैत शासन प्रणाली है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रियल में शासक है और वो लाइबिलिटी एक भी नहीं है उसके पास, और नवाब नाम मात्र का शासक है, इसके पास कोई राइट नहीं है लेकिन काम इन्हीं के माध्यम से करवाएंगे। तो ये बताओ, बिना अधिकारों के कार्य करना संभव है क्या? नहीं। तो इसलिए ये व्यवस्था आगे चलकर फेल हो जाएगी। तो ये जो द्वैत शासन प्रणाली बंगाल की है वो फेल हो जाएगी। उसकी कमी क्या है, खामी क्या है, ये बात आपको समझ में आई। जिनको कार्य करना है उनके पास कोई शक्तियां नहीं है, ठीक है, तो ये व्यवस्था चल नहीं पाएगी। इसीलिए जब ये व्यवस्था असफल हो जाती है बुरी तरीके से, तो वारेन हेस्टिंग्स जब आएगा, बंगाल का नवाब बनेगा, तो वो द्वैत शासन को खत्म कर देगा और उसकी जगह पर भू राजस्व की वसूली के लिए वो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत करेगा, जिसको हम नीलामी की प्रथा कहते हैं या जिसको हम ठेके की व्यवस्था कहते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस व्यवस्था के तहत जो भू राजस्व की वसूली होती थी द्वैत शासन के तहत, भू राजस्व रेवेन्यू, जो लैंड में उत्पादन होता है उसकी वसूली करना, है ना। तो भू राजस्व की वसूली, तो भू राजस्व की वसूली करने का राइट किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन ये खुद नहीं वसूलेंगे, ये वसूलने की जिम्मेदारी भारतीयों पर डाल देंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइव ने दीवानी के कार्य के लिए, देखिए जो भू राजस्व की वसूली करता है उसको दीवान कहा जाता है, उसको दीवानी बोला जाता है ना, दीवानी की कार्य के लिए। तो मुगल काल में जो दीवान होते थे वो भू राजस्व की वसूली करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व की वसूली के लिए अर्थात दीवानी के लिए ये क्या करते हैं? भारतीयों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो बंगाल में ये मोहम्मद रजा खां को नियुक्त करते हैं। बंगाल में किसको? बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त करते हैं, ठीक है। और बिहार में ये नियुक्त करते हैं राजा सिताब राय को, सिताब राय को। तो ये भारतीयों से काम करवाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिहार वाला क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है कि क्लाइव ने बिहार में राजस्व की वसूली के लिए, दीवानी के कार्य को करवाने के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया था? तो वो था राजा सिताब राय, और बंगाल में कौन था? मोहम्मद रजा खान। तो बंगाल को इन्होंने कैप्चर किया और फिर बंगाल को अपने तरीके से द्वैत शासन व्यवस्था के माध्यम से इन्होंने लूटने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर, कैसे अंग्रेजों ने बंगाल को जीता और फिर कैसे वहां से लूट शुरू की। तो ये हमने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाने का प्रयास किया। हाँ, इसके साथ अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की बुक खरीद लीजिए, वो हमारे क्लास के साथ साथ पढ़ते जाइए। तो जो हम लेक्चर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो स्पेक्ट्रम से पढ़ते जाइए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हम जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, वो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल फिर से एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, और आपको बताना है कि ये लेक्चर आज का कैसा रहा और
यहाँ भी बताना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज जरूर करना है, ताकि वो लोग जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको अफसोस हो। बहुत अच्छी क्लास थी सर। बहुत अच्छी। चलिए, यस सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके। चलिए क्लास को ओवर करते हैं।